सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। संधि के कड़ी में ही आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होता है पहले उसको देख लेते हैं, फिर इसमें मुख्यतः 7 नियम बताए गए हैं। 7 नियम को देख लेंगे तो आपका विसर्ग संधि पूरा हो जाएगा। और फिर इससे कोई भी उदाहरण दे करके यदि आपसे पूछता है कि इसमें कौन सा संधि है तो आप सरलतापूर्वक बता पाएंगे कि इसमें विसर्ग संधि है, और विसर्ग संधि के नियमों को भी बता पाएंगे कि इसमें कौन सा नियम लगा हुआ है। तो आइए देख लेते हैं कि विसर्ग संधि होता क्या है। तो इसके परिभाषा में कहा गया है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो विसर्ग एक शब्द है, इसको आप जानना चाहेंगे तो आपको हम बता दें कि आप जब स्वर पढ़ रहे थे, स्वर जब हमने थोड़ी बहुत आपके सामने चर्चा किया था, तो स्वर में हम बताए थे एक होता है अंग और एक होता है अह, जिसको हम अनुस्वार कहते हैं। अंग को हम अनुस्वार कहते हैं और अह को हम विसर्ग कहते हैं। दोनों को मिला करके इनको हम अयुग्वाह कहते हैं। ये दोनों मिला करके अयुग्वाह है, स्वर है। और उसके बाद जब इसको अलग किया जाए तो इसको अनुस्वार कहेंगे और इसको विसर्ग कहेंगे। तो विसर्ग इसमें मेन आपका ऐसा होता है और इसका उच्चारण ह के जैसा होता है। जैसे आप शब्द ले रामः, तो राम तो पढ़ेंगे ही, विसर्ग को पढ़ना है तो ह जैसा उच्चारण करते हैं तो रामः हो जाता है। तो वैसे ही इसमें कहा गया है कि इस विसर्ग के बाद, तो अब पहले नियम को आइए देख लेते हैं। विसर्ग संधि में उसका पहला नियम क्या कहता है। तो पहले नियम में कहा गया है कि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद अ या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर य, र, ल, व, ह में से कोई भी वर्ण आए तो वहाँ पर विसर्ग के स्थान पर पहले अ और विसर्ग के स्थान पर अगर के देखा जाए तो अगर पहले अ है और विसर्ग के बाद अ है तो इन तीनों के स्थान पर ओ आदेश हो जाएगा। और यदि बाद में कोई वर्गीय व्यंजन आता है या फिर वर्गीय व्यंजन आता है तो जो वर्गीय व्यंजन होंगे वो अपने स्थान पे बने रहेंगे, तो उस समय इन दोनों के स्थान पर ही ओ आदेश हो जाएगा। ऐसे मुख्यतः कहा जाए तो विसर्ग के स्थान पे ओ आदेश होगा, लेकिन इन दोनों के स्थान पे हम आदेश करेंगे, जैसा आपके नियम में आगे उदाहरण में हम देखेंगे। तो आइए उदाहरण में हम देख लेते हैं। तो हमने एक उदाहरण लिया है मनः प्लस अनुकूल। तो मनः प्लस अनुकूल, तो इसमें हम पहले देख लेते हैं नियम इसमें लग रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पे देखते हैं विसर्ग यहाँ पर है, तो विसर्ग से पहले भी अ है और विसर्ग के बाद भी अ है। तो इसको हम बाहर निकाल के देख लेते हैं। यहाँ से अ हमने ले लिया, यहाँ से विसर्ग ले लिया और यहाँ से अ ले लिया। अब इन तीनों के स्थान पे, इन तीनों जैसा कि हमने नियम में अभी बताया है कि जब बाद में अ हो और पहले अ हो तो तीनों मिल करके तीनों के स्थान पे ओ आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ओ आदेश कर दिया तीनों को मिला करके। उसके बाद जो शेष बचा इधर लिख दिया, जो शेष बचा उधर लिख दिया। तो यहाँ पर आप जब इसको मिलाते हैं तो आपका मनोनुकूल शब्द बन जाता है। उसके बाद दूसरे उदाहरण को देख लेते हैं। दूसरे उदाहरण में कहा गया है तपः प्लस भूमि। तपः प्लस भूमि में आप देखते हैं विसर्ग के पहले अ है और उसके बाद भ है। तो भ देख लेते हैं कि क्या इनमें से कोई है। यदि इनमें से होगा तभी इसमें विसर्ग संधि का पहला नियम लगेगा, अन्यथा इसमें नियम नहीं लगेगा। तो हम प वर्ग जब देखते हैं तो प वर्ग में आप देखेंगे प, फ, ब, भ। तो भ जो है चौथा वर्ण उसका होता है, चौथा अक्षर होता है। तो हम यहाँ पर देखें कि चौथा अक्षर भी यदि किसी वर्ग का रहेगा तो वहाँ पर विसर्ग के स्थान पे ओ आदेश हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर भ जो है चौथा वर्ण है और ये नियम में कहा गया है, इसलिए यहाँ पर पहले जो अ है और विसर्ग है इन दोनों के स्थान पर ओ आदेश हो जाएगा और जो व्यंजन वर्ण है वो अपनी जगह पर वैसे ही बना रहेगा। तो इसको देख लीजिए, हम यहाँ पे अलग कर दिए हैं तो इन सबको मिला करके ओ कर दिया गया। उसके बाद जो शेष बचा तप शब्द यहाँ पे ले लिए और उसके बाद जो भूमि बचा है उसको यहाँ पे रख दिए। जब इसको हम मिलाते हैं तो आपका तपो भूमि शब्द
बन जाता है। हम पहले भी आपको बताए हैं कि कोई भी स्वर वर्ण जब भी किसी शब्द के बीच में आता है तो वह अपने वास्तविक रूप में कभी नहीं होता है, वह हमेशा अपने मात्रिक रूप में ही प्रयोग होता है। तो ओ की मात्रा एक खड़ी पाई और एक तिर्यक पाई होता है, तो हमने मात्रिक रूप में परिवर्तित करके तब वो भूमि शब्द बनाया। उसके बाद तीसरे उदाहरण को देख लेते हैं। तो तीसरे उदाहरण में हमने लिया है मनः प्लस हर। तो मनः प्लस हर को हम देखते हैं तो विसर्ग से पहले तो अ है, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं, अभी बता दे रहे हैं कि किसी भी व्यंजन वर्ण में जब कोई भी मात्रा नहीं दिखती है तो उसमें अ छिपा होता है। तो इसमें भी कोई मात्रा नहीं दिख रही है और नीचे हलंत नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें अ है। यदि हलंत लगा होता है तो उसमें कोई स्वर की मात्रा नहीं होती है, वह शुद्ध व्यंजन होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं विसर्ग के बाद ह आया हुआ है। तो हम नियम में देखते हैं कि कोई ऐसा नियम इसमें है कि जिसमें विसर्ग के बाद ह आए तो ओ में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका है कि यदि विसर्ग के बाद ह आए और उसके पहले अ आए तो विसर्ग आपका ओ में परिवर्तित हो जाएगा। तो हम इन दोनों के स्थान पे, हम आपको बताएं, अभी पहले ही बताएं, अभी बता दे रहे हैं कि जब भी व्यंजन वर्ण होगा तो व्यंजन वर्ण अपने स्थान पे रहेगा, लेकिन पहले वाला अ और विसर्ग दोनों के स्थान पे हम ओ आदेश कर देंगे। तो इन दोनों के स्थान पे हमने ओ आदेश कर दिया है और जो शेष बचा उसको मन शब्द यहाँ पे लिख दिया और जो बाकी के शेष बचे उसको इधर लिख दिया, और जब इसको हम मिलाते हैं तो आपका मनोहर शब्द बन जाता है। उसके बाद हम चौथे उदाहरण को देख लेते हैं। तो चौथा उदाहरण हमने लिया है मनः प्लस रथ। मनः प्लस रथ, इसमें से हमने विसर्ग को यहाँ पे रख लिया, उसके बाद इसके पहले अ है और उसके बाद र है। तो नियम में यहाँ पर भी कहा गया है कि यदि बाद में र हो तो भी ओ में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको इन दोनों के स्थान पे ओ आदेश कर दिया। ओ आदेश करने के बाद जब इसको हम मिलाते हैं तो आपका मनोरथ शब्द बन जाता है। आइए अब हम अपने अगले नियम को देख लेते हैं। अगले दूसरा नियम यहाँ पर कहता है विसर्ग संधि में कि अ या आ को छोड़कर विसर्ग से पहले कोई भी स्वर आए। अ या आ को छोड़कर विसर्ग से पहले कोई भी स्वर आए और फिर उसके बाद विसर्ग के बाद अ, उ और वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या फिर य, व, र, ल में से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर र आदेश हो जाएगा या विसर्ग र में परिवर्तित हो जाएगा। तो आइए कुछ उदाहरण लेकर के देखते हैं। तो हमने पहला उदाहरण लिया है निह प्लस आशा। तो निह प्लस आशा, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं अ या आ को छोड़कर दूसरा यहाँ पे कोई स्वर ई आया हुआ है। विसर्ग के तुरंत बाद हम देख रहे हैं कि आ आया हुआ है जो कि अ का ही दीर्घ रूप है। तो अ का ही दीर्घ रूप है तो वहाँ पर अ या आ दोनों हो सकता है। जैसे उ या उ वहाँ पे लिखा गया है उ, वैसे ही आ ये दोनों आ सकते हैं। तो बाद में आएगा तो विसर्ग जो है र में परिवर्तित हो जाएगा, ऐसा कहा गया है। तो हमने विसर्ग को र में परिवर्तित कर दिया और फिर जब हम इसको मिलाते हैं तो आपका नी अपनी जगह पर है, र में हम आ मिला देंगे, निरा हो जाएगा और शा बचा सा, निराशा शब्द आपका बन जाएगा। दूसरा उदाहरण हमने लिया है निह प्लस बल। निह प्लस बल, तो इसमें भी हम देखते हैं कि ब जो है आपका प, फ, ब, भ, म। तो यहाँ पर जो ब है आपका यहाँ पर कहा गया कि तीसरा वर्ण भी यदि विसर्ग के बाद आता है तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर र आदेश हो जाएगा। और उसके पहले का शर्त भी पूरा हो रहा है कि अ या आ में से कोई भी वर्ण यहाँ पर नहीं आया है, यहाँ पर ई आया हुआ है जो इसके अतिरिक्त है। तो यहाँ पर ई है और यहाँ पर ब है जो कि वर्ग का तीसरा वर्ण यहाँ पर जैसा बताया गया है। तो विसर्ग के स्थान पे र आदेश हो जाएगा। फिर जब इसको हम मिला करके लिखेंगे तो आपका निर्बल शब्द बन जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा उदाहरण हमने लिया है बहिः प्लस मुख। बहिः प्लस मुख, तो इसमें भी हम देखते हैं कि म आया हुआ है जो वर्ग का पांचवा अक्षर है अपने वर्ग का। तो अपने वर्ग का पांचवा अक्षर यहाँ पर आप देख सकते हैं प वर्ग का पांचवा अक्षर है। तो विसर्ग जो है उस विसर्ग से पहले देख लेते हैं। तो पहले यहाँ पर ई आया हुआ है जो अ या आ से भिन्न है। तो यहाँ पर हमने विसर्ग को र में परिवर्तित कर दिया और जब इसको हम मिलाएंगे तो आपका बहिर्मुख शब्द बन जाएगा। चौथा उदाहरण हमने लिया है निह प्लस धन। निह प्लस धन, पहले देखते हैं ई है
और विसर्ग के बाद देखते हैं तो ध है। ध अपने वर्ग का चौथा वर्ण है, जैसा कि नियम भी कहा गया है कि विसर्ग के बाद अगर चौथा वर्ण भी आता है वर्ग का तो भी विसर्ग र में परिवर्तित हो जाएगा। तो विसर्ग को जब हमने र में परिवर्तित कर दिया, उसके बाद हम इसको जब मिलाते हैं तो आपका निर्धन शब्द बन जाता है। इसके बाद हम अगले उदाहरण को देख लेते हैं। तो 5वां उदाहरण हमने लिया है निह प्लस जन। तो निह प्लस जन पहले देखते हैं, ई आया हुआ है जो अ या आ से भिन्न है, और फिर उसके बाद ज आया हुआ है। ज भी अपने वर्ग का तीसरा अक्षर है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं च वर्ग का तीसरा अक्षर है, तो यहाँ पर तीसरा अक्षर भी कहा गया है। तो विसर्ग के स्थान पे हमने र आदेश कर दिया या विसर्ग को र में परिवर्तित कर दिया, और फिर जब शब्द को हम मिलाते हैं तो आपका निर्जन शब्द बन जाता है। आइए अब हम अपने अगले नियम को देख लेते हैं। तो विसर्ग संधि का तीसरा नियम कहता है, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद च, छ या श, इन तीनों में से कोई भी व्यंजन वर्ण यदि आता है तो आपका विसर्ग श में परिवर्तित हो जाएगा। तो आइए कुछ उदाहरण लेकर के देखते हैं। तो इसमें हमने पहला उदाहरण लिया है निह प्लस चिंत। निह प्लस चिंत, तो आप यहाँ पर देखते हैं कि विसर्ग से पहले एक स्वर ई आया हुआ है और विसर्ग के तुरंत बाद च आया हुआ है, जो च हमने यहाँ से लिया है। तो च आया हुआ है तो विसर्ग श में परिवर्तित हो जाएगा, और फिर जब हम इसको मिलाएंगे तो आपका निश्चिंत शब्द बन जाएगा। उसके बाद हम दूसरा उदाहरण लेते हैं निह प्लस छल। तो निह प्लस छल, इसके बाद हम देखते हैं छ आया हुआ है, आपके नियम में कहा गया है विसर्ग के बाद यदि छ आता है और उसके पहले कोई भी स्वर आता है तो विसर्ग श में परिवर्तित हो जाएगा। तो विसर्ग को हमने श में परिवर्तित कर दिया, जब शब्दों को मिलाते हैं तो आपका निश्चल शब्द बन जाता है। उसके बाद हम देखते हैं तीसरे उदाहरण को। तो तीसरे उदाहरण में हमने लिया है दुह प्लस शासन। तो दुह प्लस शासन में भी हम देखते हैं कि विसर्ग के बाद श आया हुआ है, उसके बाद उ आया हुआ है, उ एक स्वर है, तो विसर्ग को हमने श में परिवर्तित कर दिया, और उसके बाद जब शब्दों को मिलाते हैं तो आपका दुशासन शब्द बन जाता है। उसके बाद चौथा उदाहरण हमने लिया है दुह प्लस चरित्र। दुह प्लस चरित्र, तो विसर्ग के बाद आप देखते हैं च आया हुआ है, जैसा कि आपके नियम में कहा गया, और उसके पहले उ आया हुआ है, जैसा कि आपके नियम में कहा गया है कि कोई भी स्वर आएगा तो भी विसर्ग के स्थान पे श हो जाएगा। तो हमने विसर्ग के स्थान पे श आदेश कर दिया, और जब हम इसको मिलाते हैं तो आपका दुश्चरित्र शब्द बन जाता है। धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे की संधि को हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगी और आपके जीवन में लाभकारी होगी।